गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मतलब गुड इवनिंग। पहले कौन सा पेपर करें? सर जो टफ है मतलब मेंस वाला। मेंस वाला टफ है। हमको तो सर पर्सनली मेंस वाला ही लगा सर, पता नहीं क्यों। टाइम था तो वैसा मेंस वाला क्वेश्चन। पेपर ज्यादा टफ लगा हाँ सर, मेंस का ज्यादा टफ लग रहा था। मतलब तुम लोग आईआईटी में पढ़ोगे जाकर इस चीज का मतलब तुम लोग आईआईटी के लिए बने हो, एनआईटी के लिए नहीं बने। तो मतलब आपने रखा था टफ मेंस वाला। अब हमको क्या पता मेंस वाला टफ है, तो पेपर सॉल्व होगा तब मालूम चलेगा। भाई ये तो आप लोग कह रहे हो, मान लो हो सकता है। सच में टफ था मेंस वाला। सारे क्वेश्चन करने हैं कि मतलब कुछ सेलेक्टिव है तुम लोग की? सिलेक्टिव है। सेलेक्टिव करवाइए, इससे सारे बहुत हो जाएंगे। थक भी गए। सर ऑनलाइन में 6 घंटे नहीं हो पाता है सर, और वहाँ सेंटर पे हो जाता है। हाँ ये तो है। समझ रहे हैं यार। तो सेलेक्टिव अगर पूछेंगे बताओ। अच्छा देखो 17 है सर। मेंस वाला बता रहे हो ना, मेंस पेपर जी सर, जी सर। कौन सा है फिर से बोलो। सर 17 है 17 और मेरी तरफ से। भैया बाकी लोग बताओगे सेलेक्टिव कौन सा है? सर एक एट्थ वाला। सर एट्थ वाले में 2 ऑप्शन सेम थे। हाँ और बोलो एक जल्दी। कैपिटल एम स्मॉल एम है वो। नहीं वो चलो और बताओ जल्दी से। सिक्स वाला मजेदार था, हट के था सर। हाँ 14। 28 16। 28 20 20 19 सर 22। सर 16। हाँ हाँ सर ऐसे सारे नहीं हो रहे। वो पता 17 लिखी आपने? 17 8 6 14 20 19 22 16। सर 9th भी बता दीजिए। 26। मतलब मैं तो जिन क्वेश्चन को सोच रहा था वो अभी तक तो आए ही नहीं। सर 20। बहुत बढ़िया।
हो गए फाइनल? 3 4 5 जी सर। 10 11। Recording in Sixth one. progress. सिक्स वाले में हालांकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन एचसीबी में भी था, एक क्वेश्चन इस टाइप का न्यूटन लॉ में। इसमें पहले तो ये बताओ कि एक्सेलरेशन जब निकालोगे कंस्ट्रेंट ओवर है इक्वेशन के सर वो हिसाब से, नीचे वाला। अब वो कर लेंगे। इसका अगर हम मान ले कि 4m का एक्सेलरेशन अगर हम मान लेते हैं, या m का एक्सेलरेशन अगर a मान ले, तो 4m की एक्सेलरेशन पहली चीज तो 2a बाय द कंस्ट्रेंट इक्वेशन। जी सर। यस। उसके बाद यहाँ पर टेंशन t और यहाँ पर mg, यहाँ पर टेंशन ऑटोमेटिकली 2t दिखाई जाएगी और यहाँ पर 4mg। सर ए होगी, 2 होगी ना? A/2 सर A/2 होनी चाहिए। a/2 सॉरी a/2, मतलब यहाँ a यहाँ 2 है। तो इक्वेशंस बनेंगी जो कि t माइनस एम जी बराबर m इंटू 2a, एक इक्वेशन ये बनाओगे, और एक इक्वेशन यहाँ बना सकते हैं कि 4mg माइनस 2t विल बी 4m इंटू a, और इन दोनों से फिर हमको ना a सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो हमारे हिसाब से जो आ रहा था वो कुछ G/2। G/4। यस सर। g/4 या g/2? G/4। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसकी बता रहा था मैं, दूसरे वाले की। हाँ सही है हाँ, सर। तो हम जल्दी g/4 आएगा सर ना। जी सर। यस सर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g/4 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास है, और ये 2 सेकंड तक चलेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, 2 सेकंड तक। तो 2 सेकंड में ये स्मॉल m ने जो वेलोसिटी एक्वायर कर ली होगी, 2 सेकंड के बाद स्मॉल m की वेलोसिटी, ध्यान देना इसका एक्सेलरेशन 2a है, मतलब कि 5। तो 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी u प्लस 10। 80 वाले फॉर्मूले से, वाले फॉर्मूले से 10 मीटर पर सेकंड पे होगा ये। और 2 सेकंड के बाद ये 4m मास वाला पार्टिकल, इसमें a एक्सेलरेशन है 2.5 का, और 2 सेकंड के बाद ये 5 मीटर पर सेकंड पे होगा। उसके बाद हम लोगों ने 4m वाले पार्टिकल को स्टॉप कर दिया मोमेंटरली, 4m को मोमेंटरली स्टॉप करके, और फिर सिस्टम को अलाउ कर दिया। मोमेंटरली स्टॉप करने से स्ट्रिंग फ्लैग कर जाएगी, और स्ट्रिंग की स्लैक होने के बाद 4m और m का मोशन अंडर ग्रेविटी होने लगेगा। तो स्मॉल m का मोशन 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी के साथ अंडर ग्रेविटी जब होगा, तो फर्दर जो इसका डिस्प्लेसमेंट बनेगा, मतलब 4m को एक मोमेंट पर स्टॉप करने की वजह से स्ट्रिंग में स्लैकनेस आएगी, टेंशन फोर्स 0 हो जाएगी, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन रहेंगी। अंडर ग्रेविटी विथ दिस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो 10 इंटू टी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होगा, तो माइनस हाफ gt स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m। और क्योंकि 4m को स्टॉप करके छोड़ा गया है, तो 4m की जो 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है ये खत्म हो जाएगी, और ये स्टॉप करके फिर से 0 वेलोसिटी से चलेगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट s2 हाफ g इंटू टी स्क्वायर। और स्ट्रिंग को दोबारा टाइट करने के लिए, स्ट्रिंग दोबारा टाइट तब होगी जब हमारी कंस्ट्रेंट रिलेशन वापस काम करने लगे, और कंस्ट्रेंट रिलेशन के हिसाब से इधर की एक्सेलरेशन और इधर की एक्सेलरेशन 1:2 के रेशियो में चल रही है। तो स्ट्रिंग दोबारा टाइट तब होगी जब डिस्प्लेसमेंट s2 का डबल डिस्प्लेसमेंट s1 का हो।
यानी S1 शुड बी 2 टाइम्स ऑफ S2 फॉर स्ट्रिंग टू अगेन बिकम टाइट, बिकॉज टाइट स्ट्रिंग के अंदर कंस्टेंट इक्वेशन इस तरीके से आती है। अब प्रोसीड करो इसे। जी सर आज सेम क्वेश्चन SCB में भी है, बट वहां पर सिंगल पुली वाले क्वेश्चन है। सिक्स के बाद है एट्थ। हटा रहे भाई इसको यस सर। जी। एट्थ क्वेश्चन में जो पर्सन है उसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम, तो पर्सन वॉक करेगा। क्लास 11 के लेक्चर की याद करिए, तो फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर वॉकिंग। यस सर। तो पर्सन को वॉक करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड आएगा, और लिमिटिंग केस चल रहा है यहाँ पर, बिकॉज मिनिमम टाइम का मतलब पर्सन मैक्सिमम एक्सेलरेट करे, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन यूज करो, और मैक्सिमम फ्रिक्शन विल बी म्यू मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स, और पर्सन पर जो नॉर्मल फोर्स आएगी वो पर्सन के वेट के बराबर आएगी। जी। एंड इसकी वजह से पर्सन में एक्सेलरेशन आएगी फोर्स बाय मास। उसके बाद जो बोट रखी गई है, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से बोट पर बैकवर्ड फ्रिक्शन काम करेगा। अगर पर्सन पे फॉरवर्ड है तो बोट पर इतना ही फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड लगेगा, और क्योंकि बोट का मास कैपिटल M है तो बोट की एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड पर आएगी, म्यू स्मॉल mg डिवाइडेड बाय कैपिटल M। और क्योंकि पर्सन बोट पर ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवलिंग पर्सन ऑन बोट है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन, और वो जो डिस्प्लेसमेंट पर्सन को करनी है L, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट L बोट पर हो रही है, तो एक्सेलरेशन बोट के फ्रेम में देखी जाएगी, और वो लिखेंगे हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन। अपोजिट डायरेक्शंस में है तो ये ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और इंटू टी स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो सेम ऑप्शन नहीं है भाई, ए और बी में डिफरेंस है। तो स्मॉल m और कैपिटल M वाला स्मॉल m और कैपिटल M का डिफरेंस। ठीक। फिलहाल तो ये दो क्वेश्चन टफ तो नहीं बोलूंगा मैं, मतलब अगर कोई ये कहे कि नहीं ये मेंस के ऊपर के लेवल के। नाइन्थ क्वेश्चन में एक काम करते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन में अगर फिगर ऐसी होती, इस टाइप की फिगर होती, मान लो वो जो स्ट्रक्चर है, अगर वो स्ट्रक्चर ऐसे रहा होता, तो सेंटर ऑफ मास इसका निकालेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालें, तो क्योंकि ये तीनों आइडेंटिकल वायर्स हैं, ऑल थ्री आइडेंटिकल वायर्स, मान लेते हैं हर एक की लेंथ L है और तीनों आइडेंटिकल हैं, तो इस वायर का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर होता, इस वर्टिकल वायर का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट, इस हॉरिजॉन्टल वायर का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट, और तीनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, तीनों आइडेंटिकल वायर से, तो टॉप और बॉटम, टॉप एंड बॉटम का, टॉप वायर और बॉटम वायर का सेंटर ऑफ मास इन दोनों के मिडिल पॉइंट पर आएगा। और अगर ईच वायर m मास की मान ले, हर एक वायर m मास की, तो m मास की ये वायर और m मास की ये वायर, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर, यहाँ पर हम 2m मास इमेजिन कर सकते हैं। yes, और ये वर्टिकल वायर को m मास मान लेते हैं, जो उसके सेंटर ऑफ मास पर होगा, और फिर इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास 2m वाले से कितने डिस्टेंस पर होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है टू पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास को निकालने का। डिस्टेंस फ्रॉम 2m साइड विल बी m multiplied by separation between these two. Separation between these two is L/2 and divided by total mass 3m 3m, which gives L/6. तो फिगर को दोबारा दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट A वाली लाइन से
overall center of mass, the overall center of mass from this line, क्योंकि ये 2m से l/2 है और 2m itself l/2 डिस्टेंस पर है इस लाइन से। तो इस लाइन से टोटल डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का निकालेंगे तो l/2 प्लस l/6, l/2 प्लस l/6 12/3 आएगा सर, Yes, Yes, sir. sir. 12/3। Yes, sir. Yes, sir. और ये डिस्टेंस आपका l/2 है। तो पॉइंट ए से सेंटर ऑफ मास को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसका ये एंगल देखें अगर थीटा, क्योंकि अल्टीमेटली जब इस स्ट्रक्चर को रोटेट करना है फॉर इक्विलिब्रियम, क्लास 11th का एक और लेक्चर था, इक्विलिब्रियम Center अंडर of टू mass से फोर्सेस, पास होने। इक्विलिब्रियम अंडर टू फोर्सेस के लिए सेंटर ऑफ मास को पॉइंट ए के जस्ट नीचे आना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अगर पॉइंट ए के जस्ट नीचे नहीं होगा, लेफ्ट राइट होगा, टॉर्क लगने लगे। तो एक टॉर्क बनेगी। Torque, guys. तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास को यहाँ लाने के लिए ये पूरा अरेंजमेंट इसी थीटा एंगल से रोटेट किया गया होगा, और tan ऑफ थीटा 12/3 डिवाइडेड बाई l/2, बोले 4/3 4/3. 4/3। मतलब ये पूरा एलिमेंट इतने एंगल से रोटेट हुआ है। मतलब ये जो लाइन थीटा वाली थी, यही लाइन वर्टिकल पे चली गई है, तो इसका मतलब एक तरीके से हमने ये एंगल थीटा लिख रहे हैं। ये समझ पा रहे नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंगल विद वर्टिकल देखें अगर, तो वो अगर ये tan थीटा 4/3 है, तो ये वाला एंगल tan इनवर्स 3/4 आएगा। जी Yes, sir. sir. इस तरीके से करना है इसमें। याद है आपको? इसके बाद कौन सा था यार? 14th वाले क्वेश्चन में दो पार्टिकल्स हैं ए और बी जो पैरेलल लाइंस पे चल रहे हैं। ए चल रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v0 और बी चल रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर हम लोग ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देखते हैं, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी को रेस्ट पर मानेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, एंड देन ए की वेलोसिटी तो v रहेगी और बी में एक्सेलरेशन अगर ए का है, तो पार्टिकल ए का एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड पर ए हो गया, और ये डिस्टेंस आपका कुछ मान लेते हैं एल है। तो पार्टिकल ए टी टाइम बाद इस पार्टिकल ए की वेलोसिटी लिखोगे v0 माइनस एटी, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, याद करिए, इट इज लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम विल बी m v0 माइनस एटी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज l, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है। Yes, sir. तो वैसे तो इसका ग्राफ ये बनेगा, वैसे तो इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा, बट क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा गया है, मॉडुलस, तो मॉडुलस में ये नीचे वाला ग्राफ शिफ्ट करके ऊपर ले जाएंगे। बी ऑप्शन। सिक्सटीन।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ज्योमेट्रिकल बॉडी के लिए अगर देखा जाए, जितने भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं वो दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। मास के ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लीजिए, mr² का टर्म आता है। तो हमें कहा जा रहा है कि ये ए साइड वाली बॉडी, मान लेते हैं इसका m मास है और इसके लिए इनर्शिया I है। तो एग्जैक्टली इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होगा नहीं मालूम, बट जो कुछ भी होगा वो ma² के प्रपोर्शन में आएगा। हालांकि क्लास में हमने राइट एंगल ट्रायंगल को डिराइव किया हुआ है, जो यहाँ पर इसको दे रहे हैं आपको रोम्बस टाइप की चीज, इसको सिमिलर 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कोई भी एक ट्रायंगल अगर वो देखें, पार्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सेम फॉर्मूला लगता है, उस मास उसने उसका यूज करते हैं। कोई एक ट्रायंगल चेक करें तो ये वाली साइड 2a है और ये साइड भी 2a है फॉर एनी वन ट्रायंगल। साइड 2a और 2a होने की वजह से इस पोर्शन का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस पार्ट, क्योंकि मास प्रपोर्शन टू एरिया बनेगा, मास Yes, एरिया yes. के प्रपोर्शन में। तो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में 1:4 एरिया का रेशियो बनेगा। एरिया 1:4 होने की वजह से अगर ये ट्रायंगल m मास का है तो ये ट्रायंगल हमारा 4m मास का है। Yes, sir. और इस हिसाब से इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल टू मास यानी कि एरिया, जो कि 4 टाइम्स ज्यादा आ रहा है, और साथ में स्क्वायर ऑफ द साइड, स्क्वायर ऑफ साइड डबल हो चुकी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक और 4 का टर्म आएगा, यानी कुल मिलाकर के ये पोर्शन आपका 16i के बराबर है। दिस सिंगल पोर्शन विल बी 16i। 16i के सर चार ऐसे। तो 16i इंटू 4, यस सर, यही आ रहा है। 64i। 64 आई। यस सर। ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई सर मैंने कैलकुलेशन तो रिक्वायर सर थोड़ा 4 की बजाय 2 मान के किया था, तो भी मतलब हो गया। देखिए बात वो है कि टाइम किसमें कम लग रहा है वो देखना हमको मेथड में, है ना बच्चे? हाँ, वो तो जाएगा, इससे तो सभी हो ज्यादा जाएंगे। जल्दी हो गया। हाँ, टाइम की बात है बस। 16 के बाद है 17। 17th क्वेश्चन में जो हमारा मास m है उसको स्प्रिंग से अटैच करके उसके राइट वाले एंड को कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं। तो एक काम करें, जिस पॉइंट को हम कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये पॉइंट जा रहा है तो ये इनर्शियल फ्रेम हुआ। इसी पॉइंट के फ्रेम में चले जाते हैं, इस पार्टिकल की फ्रेम में हो, मतलब ए, और ये ब्लॉक, तो ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ए, ब्लॉक रिलेटिव टू ए देखेंगे, इसका मतलब पॉइंट ए इज नाउ एट रेस्ट, मतलब एक तरीके से ये स्प्रिंग फिक्स हो गई। और उस केस में एम मास की जो इनिशियल वेलोसिटी कही जाएगी, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस एम मास, अगर इसके रिलेटिव देख रहे हैं तो वो अगर यू स्पीड से इधर जा रहा है तो इसके रिलेटिवली एम मास यू स्पीड से इधर जाएगा, और ये एक ऑसिलेटिंग सिस्टम बन जाएगा, मतलब ये स्प्रिंग मास ऑसिलेशन हो जाएगी। ये ब्लॉक पहले इलोंगेट करेगा अप टू सर्टेन मैक्सिमम इलोंगेशन, और टू एंड फ्रो ऑसिलेशन होगी। तो ये पहले ऑसिलेट करेगा इधर, फिर वापस पलट करके इधर आ जाएगा, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल के हिसाब से जब ये मास पहले तो लेफ्ट साइड जाएगा, फिर टर्न करके वापस आएगा, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जब ये वापस आएगा तो सेम स्पीड से आएगा। ये बताइए समझ में? यस सर। यस सर। बट ये सब कुछ पॉइंट ए के रिलेटिव चल रहा है, तो पॉइंट ए के रिलेटिवली ये यू स्पीड से वापस आ रहा है। एक्चुअल में इसकी क्या वेलोसिटी होगी?
सर इस इंस्टेंट पे तो 0 होनी चाहिए। नहीं, पॉइंट ए इज गोइंग विथ यू स्पीड, तो ये इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या हो, सो दैट की रिलेटिव हमारा यू आए। सर 2u होनी चाहिए। 2u 2u होनी मुझे चाहिए। एब्सोल्यूट इज 2u, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ दिस मास विल बी 2u, और इससे ज्यादा वेलोसिटी कभी नहीं आ सकती। तो 2u की एब्सोल्यूट वेलोसिटी पर इसकी अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें, एनर्जी ऑफ दिस मास एट दिस वेलोसिटी 2u की वेलोसिटी पर, निकाले कितना आएगा? 2mu स्क्वायर ही आएगा सर। 2mv वही आंसर स्क्वायर है, है। वही आंसर है। नाइनटीन में इसमें डी के ऊपर क्या दिखा रखा है इन्होंने? जो भी दिखा रखा हो, ये एम मास जो ये पॉइंट बी हमको दिया गया है, बी पॉइंट बी से 2r डिस्टेंस ऊपर से आ रहे हैं और रेस्ट के साथ आ रहे हैं, मतलब कि जो यहाँ पर एनर्जी होगी, एनर्जी वो पोटेंशियल के फॉर्म में होगी। अगर इस लाइन को रेफरेंस मानते हो तो पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से mg मल्टीप्लाइड बाय 2r। जब वो पार्टिकल आपका पॉइंट सी पर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से निकालेंगे, बिकॉज पॉइंट सी पर पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे माइनस ऑफ mgr, इससे r डिस्टेंस नीचे, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएगा इनिशियल पॉइंट पर और पॉइंट सी पर। सर ये आपने ट्रैक थोड़ा बहुत सही नहीं बनाया है, मतलब अच्छा मतलब क्वेश्चन में सर मेरे को लगा कि जब वो बी पॉइंट पे सर आएगा हाँ तो मुझे भी लगा कि वो भिड़ जाएगा आगे जाके, हवा में Yes, चला हाँ। जाएगा। ऐसा Yes, कुछ sir. नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं। v जो आएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से वो हाँ सर अजीब कर, अभी ऐसा तो लग सर रहा नहीं था आया है। प्रोजेक्टाइल ही करने ना लगे उड़ उड़ के जाए। मेरे को यही लगा था, मैं कंफ्यूज हो गया बहुत। हाँ सर इसलिए अजीब सा, इसमें वो स्मूथ है ही नहीं, वो अजीब सा बना के रखा है सिर्फ खाई टाइप का। अब तो हो अरे जाएगा। तो समझ नहीं कैसे हो जाएगा, v कितना सर आ रहा है मतलब बताओ तो ऐसे clear है। ही स्मूथ मान के ही किया, सब अजीब डायग्राम। अच्छा, हाँ सर सारी प्रॉब्लम वही डायग्राम में थी, नहीं तो क्वेश्चन तो ठीक है सर, मतलब कर चुके हैं सर इरेडोव में ऐसा। आगे बताएं कि ना बताएं? हो तो गया जिसका था डाउट सर ये। पूछ लीजिए सर। वो तो लोग बताएंगे ना डाउट। तो अब हो जाना चाहिए, कर लेंगे। और वैसे इसका आंसर सी होना चाहिए मेरे ख्याल से। यस सर 3R ही आ रहा था मेरा भी सर, वो तो ये सब स्मूथ भी कर लेके ही 3R आ ए है रहा था। उन हैं? दिया ए है। सर ये जो फिगर भी बना उसमें भी डी के ऊपर कुछ एक आर्क जैसा बना भी हुआ है। 45 डिग्री पे थी सर, इसमें 45 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल जाएगा ना सर? अच्छा वो समझ गया, हाँ सर ठीक है। इस मतलब ये वजह जो से सर पहले ये तो वाला आ रहा था। एक्चुअली एनर्जी कंजर्वेशन से ये जो आंसर आ रहा है वो √6 GR आ रहा है। सर और लेकिन ये इस हिसाब प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगा ना नहीं 45 एक डिग्री बात पे। कह रहा हूँ, एक बात ये कह रहा हूँ कि अगर ये सर्कुलर ट्रैक पूरा होता ना तो ये सफिशियंट वेलोसिटी होती कंप्लीट सर्कुलर मोशन की। तो √5 GR से ज्यादा है, √5 बट GR। यस सर क्योंकि ये ट्रैक कंप्लीट नहीं है, तो ये ट्रैक यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पर खत्म हो जाता है। तो पॉइंट P पर जो वेलोसिटी आएगी, यहाँ पर वेलोसिटी एट दिस पॉइंट P, पॉइंट P
स्टार्टिंग पॉइंट से कितना नीचे होगा ये देखना पड़ेगा हमें, पॉइंट पी स्टार्टिंग से कितना नीचे है। तो वो सब थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगी। ये डिस्टेंस हमारा आर है और ये हाइट r/√2 है, तो टोटल r प्लस r/√2 हो गया। तो ये इससे 2r नीचे वाली minus हाइट r/√2 2r माइनस r/√2। तो अगर पॉइंट पी की एनर्जी को और इनिशियल एनर्जी को कंपेयर करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी बराबर एनर्जी एट द बिगिनिंग पॉइंट। तो इससे पॉइंट पी पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वो सब अपने आप करोगे। वेलोसिटी एट पॉइंट पी विल कम एज √2g 2r माइनस r/√2। और क्योंकि इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां तक की उसकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। plus सेम लेवल r/√2 के लिए। करेंगे। हाँ, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये लिखेंगे VP² sin स्क्वायर थीटा 2g 1/2 अपॉन 2g। सो टोटल हाइट फ्रॉम द पॉइंट सी देखें, अगर मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द पॉइंट सी r प्लस r/√2 और उसके बाद ये जो प्रोजेक्टाइल वाली हाइट आ रही है 3r ही आ रही सर। 3r ही आई थी सर। ट्वेंटियथ में पार्टिकल एट रेस्ट इज कंस्ट्रेंड टू मूव ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है। अनदर आइडेंटिकल पार्टिकल हिट्स द स्टेशनरी पार्टिकल विद वेलोसिटी v at an angle 60 विद हॉरिजॉन्टल। तो m मास का पार्टिकल इसको v वेलोसिटी से हिट कर रहा है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे। और उसके बाद ये दोनों पार्टिकल स्टिक करके एक 2m मास बन जाएगा, ट्रैवलिंग टू द राइट साइड विद v वेलोसिटी, v डैश वेलोसिटी मान लेते। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व है m इंटू वी इंटू cos 60 इनिशियल मोमेंटम in a horizontal direction and final momentum in the horizontal direction will be 2m into v dash। हो जाना चाहिए, डी ऑप्शन हो जाना चाहिए। बोले फिर जल्दी से। यस yes sir। इसमें क्या सर सर ये कह रहे 21 लिखा नहीं है सर, बट 21 में बस एक चीज बता दीजिए मेरे को कि मतलब तीनों कोलिजन एक साथ नहीं होंगे ना सर, मतलब नीचे वाला पहले कोलाइड करके वेलोसिटी बदल लेगा फिर ऊपर वाले से करेगा, ऐसा करना है ना सर हम लोग को। ठीक है सर, आंसर नहीं मैच कर रहा तो दोबारा कर लेंगे सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। सर एक बार डिस्कस कर लीजिए ये वाला। यस 21 वाले में बोथ आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड देयर इनिशियल पोजीशन। एक्चुअली क्या होगा, जब वो फॉल कर रहे होंगे तो वो कांटेक्ट में नहीं रह सकते। और ये कैसे प्रूफ करोगे कि ये कांटेक्ट में नहीं होंगे? तो उनको छोड़ा जाएगा तो दोनों के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी, तो स्मॉल एम के पास जो एक्सेलरेशन होगी कहीं ना मतलब कुछ इस प्रकार हो रहा होगी, एन नॉर्मल दोनों के बीच का 0 हो जाएगा। वो होगा भी, क्योंकि अगर नॉर्मल लग रहा होगा तो ऊपर वाले मास का एक्सेलरेशन जी से कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें नॉर्मल ऊपर लगेगी, नीचे वाले का ज्यादा और नीचे वाले की जी से ज्यादा हो जाएगी।
तो इसका मतलब जब वो फॉल करेंगे तो नॉर्मल नहीं लग सकता, क्योंकि अगर कांटेक्ट में रहते हुए फॉल करना है तो सेम एक्सेलरेशन चाहिए। बट नॉर्मल लगेगा तो एक लेस देन जी बन जाएगा, एक मोर देन जी बन जाएगा, इसका मतलब कुल मिलाकर के कांटेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले 3m वाला स्ट्राइक करेगा, और 3m वाला कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, एट डिस्टेंस से फॉल कर रहा हूं, तो अगर एट डिस्टेंस से फॉल करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ दिस 3m मास √2gh होगी। और इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो ये सेम वेलोसिटी से रिबाउंड कर जाएगा, √2gh की रिबाउंड वेलोसिटी। मतलब दिस इज द फर्स्ट कोलिजन ऑफ 3m मास, और इसके जस्ट ऊपर m मास है, इसकी जस्ट ऊपर m मास उतनी ही हाइट से नीचे आ रहा था, तो इसकी वेलोसिटी दिखाओगे √2gh। एक नेग्लेजिबल सेपरेशन की वजह से 3m स्ट्राइक करके तुरंत ऊपर आएगा और इमीडिएटली स्मॉल m से कोलाइड करेगा। और अब इस 3m और m के बीच में थ्योरी ऑफ कोलिजन लगाएंगे। तो 3m और m के बीच में थ्योरी ऑफ कोलिजन के हिसाब से मान लेंगे कि 3m की वेलोसिटी कोलिजन के बाद v1 हो जाएगी, एंड मान लेंगे स्मॉल m की वेलोसिटी कोलिजन के बाद v2 हो जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करें तो 3m इंटू √2gh, और ये m इंटू √2gh अपोजिट साइड पर, बाद में 3m v1 प्लस m v2, ये एक इक्वेशन। और दूसरी इलास्टिक कोलिजन है तो रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन मतलब v2 माइनस v1 शुड बी सेम एज द रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन, √2gh और √2gh अपोजिट साइड पर। सॉल्व करके v2 निकालेंगे, और उसके बाद m की जो मैक्सिमम हाइट होगी काइनेमेटिक्स के हिसाब से v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। बाकी इसके आगे प्रोसीड करूं। नोट कर लिए? यस सर। 18 इसको करें। यस। 22, क्वेश्चन नंबर 22, वेरिएबल मास सिस्टम की इक्वेशन याद करें। क्वेश्चन 22 वेरिएबल मास सिस्टम की इक्वेशन। लेकिन ग्राउंड जी चले बता रहे हैं। पहले तो इक्वेशन ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम की अगर हम बात करें तो रॉकेट प्रपल्सन वाला लेक्चर, उसमें कहा गया था कि एक्सटर्नल फोर्स प्लस रिलेटिव वेलोसिटी इंटू dm बाई dt इज मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी होती थी इसके बारे में भी याद करें कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होती थी हम लोग लेते थे उस मास की जो सिस्टम के अंदर ऐड होने वाला है या जो सिस्टम से बाहर जाने वाला है। जो मास सिस्टम में आने वाला है या जो मास सिस्टम में जाने वाला है उसकी वेलोसिटी रिलेटिव टू द सिस्टम। अब आप हालांकि इसमें जो प्लेटफॉर्म है वो एक्सेलरेट कर रहा है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर चेन फॉल हो रही है वो एक्सेलरेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। टी टाइम में प्लेटफॉर्म ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है एंड चेन वर्टिकली फॉल कर रही है। तो टी सेकंड्स के बाद अगर हम कंसिडर करें कि टी सेकंड्स बाद में, तो ये चेन कुछ वर्टिकली ऐसे गिरी होगी और इसका कुछ पोर्शन प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा।
प्लेटफॉर्म की फ्रेम में चले जाएं। प्लेटफॉर्म के फ्रेम में जाओगे तो एक कंसेप्ट ऑफ जी इफेक्टिव लगाओ। इफेक्टिव ग्रेविटी विल बी जी प्लस ए या माइनस ए? प्लस ए। प्लस ए। इफेक्टिव ग्रेविटी रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म स्यूडो फोर्स का लॉजिक भी लगा सकते हो कि अगर प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन ऊपर है तो स्यूडो फोर्स नीचे होगी, ग्रेविटी भी नीचे होगी, एंड इफेक्टिवली ग्रेविटी जी प्लस ए मान सकते हैं। ग्रेविटी की इफेक्टिव वैल्यू जी प्लस ए। तो जो प्लेटफॉर्म नीचे आया होगा टी सेकंड के अंदर, ये लेंथ मतलब जितना ये फॉल किया होगा, ऑब्वियसली जितना फॉल करेगा उतना ही प्लेटफॉर्म के ऊपर फैलेगा भी। तो अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस लेंथ को एक्स मान लें तो नेचुरली इसने एक्स डिस्टेंस फॉल की होगी, एंड दैट एक्स विल बी हाफ इफेक्टिव ग्रेविटी इंटू टी स्क्वायर। बोले ठीक है यहाँ पर? यस। इसके बाद की इक्वेशन क्या लगाएंगे, हमें निकालना क्या, ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है हमें। अगर हम जो चेन का जो पोर्शन प्लेटफॉर्म के ऊपर है इसे अपना वेरिएबल मास कह रहे हैं, चेन का जो पोर्शन प्लेटफॉर्म के ऊपर है उसको अपना वेरिएबल मास यूज करें और इक्वेशन लगाते हैं। तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी वो देखते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस, तो एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन दिस पोर्शन ऑफ चेन नॉर्मल बाय द प्लेटफॉर्म और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका जो वेट होगा। तो एक्सटर्नल फोर्सेस में एक तो हमारा एन हो गया, मतलब एफ एक्सटर्नल की जगह पर है, एक नॉर्मल जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, प्लस ग्रेविटी की फोर्स उसको निकालेंगे और वो इसके अपोजिट है, एन के अपोजिट है, तो माइनस टोटल मास बाई टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाई दिस स्मॉल एक्स, और इफेक्टिव ग्रेविटी, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी भी सब कुछ प्लेटफॉर्म के फ्रेम में चल रहा है। एक्सटर्नल फोर्स नाउ वी रिलेटिव एक्स डिस्टेंस फॉल होने के बाद, एक्स डिस्टेंस फॉल होने के बाद यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी इस पॉइंट की, और ये टी टाइम के अंदर हुआ है, ये भी ध्यान देना है, ये सब कुछ टाइम टी में हुआ है। तो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट बाय द काइनेमेटिक्स इफेक्टिव ग्रेविटी ए प्लस जी और मल्टीप्लाइड बाय टी, और यही वो पॉइंट होगा जो नेक्स्ट dt सेकंड्स में प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएगा। जो अभी वर्टिकली फॉल हो रहा है कुछ टाइम के बाद ये प्लेटफॉर्म में ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो वी रिलेटिव का मतलब भी यही है, जो फॉलिंग पोर्शन है और जो ऑलरेडी फॉलन है रिलेटिव वेलोसिटी। तो द फॉलिंग पोर्शन की वेलोसिटी ये है और ऑलरेडी फॉलन जीरो वेलोसिटी पर है। रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालेंगे और दिस पॉइंट रिलेटिव टू दिस, तो यही बनेगा ए प्लस जी इंटू टी, यही रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी जो कि डाउनवर्ड है। रिलेटिव वेलोसिटी इज डाउनवर्ड। और डीएम बाई डी, तो डीएम बाई डी का मतलब इसके मास के चेंज होने का रेट। तो डीएम बाई डी यहां से निकाल सकते हो, डीएम बाई डी विल बी डी बाई डी एंड मास ऑफ दिस पॉइंट, मास ऑफ दिस पोर्शन, मास ऑफ दिस पोर्शन विल बी टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ इंटू सर एक्स इसकी जगह मल्टीप्लाइड वो बाई लिखते हैं। ए प्लस जी। तो इससे ये एम बाई एल ए प्लस जी टाइम्स डी एक्स बाई डी टी, और dx by dt इज बेसिकली वेलोसिटी। तो ये बन जाएगा m by l a प्लस जी एंड dx by dt बेसिकली वेलोसिटी है, बिकॉज ये x है तो dx by dt यहाँ से निकाल सकते हैं। यस तो वो a प्लस जी होल स्क्वायर इंटू टी बन जाएगा। यस सर। सर।
और रिलेटिव वेलोसिटी डाउनवर्ड है, dm/dt पॉजिटिव है, अ डाउनवर्ड वेक्टर इनटू अ पॉजिटिव वैल्यू, ये पूरा टर्म डाउनवर्ड जाएगा, यानी नॉर्मल के अपोजिट जाएगा, तो इस टर्म का भी माइनस होगा ही। तो माइनस में इसकी जो वेलोसिटी है वो लिखेंगे, वेलोसिटी इज a प्लस जी इंटू टी और मल्टीप्लाइड बाय dm/dt, यानी कि ये चीज वेलोसिटी इंटू dm/dt, ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो माइनस m/l a प्लस जी क्यूब टी स्क्वायर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बट दिस पॉइंट इज नॉट एक्सेलरेटिंग, प्लेटफॉर्म के फ्रेम में एक्सेलरेट नहीं हो रही, तो इक्वल टू 0। और बाद में x की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली हाफ a प्लस जी टी स्क्वायर वाली, तो हमारे हिसाब से क्या बचे, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, मतलब क्या है, यार कहीं गड़बड़ हो गया एक जगह, कहीं यहाँ गड़बड़ हो गई है, dm/dt का कैलकुलेशन गलत हो गया, क्योंकि dm/dt में हम सिर्फ मास कैलकुलेट कर रहे थे, तो मास तो टोटल मास बाई टोटल लेंथ इंटू एक्स होगा खाली, उसमें ये a प्लस जी एक्स्ट्रा लग गया, ए प्लस डी ज्यादा होगा। उसमें वो वेट हो गया था वो, इसमें ये a प्लस जी हटेगा, यहाँ से भी a प्लस जी का स्क्वायर नहीं आएगा, यानी एक्चुअली यहाँ क्यूब नहीं आएगा। अब आ जाएगा अपना आंसर, ये x को ले जा करके रखो वहां पर, कुल मिलाकर के सब कुछ रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म है। हटाए इसको, जल्दी बताओ, एडवांस पेपर भी है अभी। यस सर। यस सर। और ये हिंट होते हैं रिवीजन करने के कि वेरिएबल मास सिस्टम रिवाइज करें फिर से एक बार। ट्वेंटी थ्री वाले में जियोग्राफिकल मेरिडियन मतलब साउथ नॉर्थ वाली डायरेक्शन बात कर रही है, फ्लाइंग इन जियोग्राफिकल मेरिडियन इन नॉर्थ साउथ लाइन के ऊपर चल रहा, वो साउथ नॉर्थ वाली लाइन के ऊपर और 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन से 30 डिग्री ऊपर चल रहा, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट। एक काम करें पहले, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप और डाउन, ईस्ट को एक्स एक्सेस मान लेते हैं, वेस्ट को माइनस एक्स मान लेते हैं, साउथ को माइनस वाई हो जाएगा और नॉर्थ पॉजिटिव वाई एक्सेस, अपवर्ड पॉजिटिव जेड एक्सेस और डाउनवर्ड नेगेटिव जेड एक्सेस। इस हिसाब से एरोप्लेन फ्लाइंग इन द ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ, ज्योग्राफिकल मेरिडियन होता है अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ, यानी ये जो नॉर्थ साउथ लाइन है और ये जो वर्टिकल लाइन है अप डाउन, नॉर्थ साउथ और अप और डाउन को मिला करके जो प्लेन बनेगा, यानी इस टाइप का प्लेन, अ प्लेन इन विच वन साइड इज अप एंड डाउन यानी कि जेड एक्सेस
एंड वन इज नॉर्थ एंड साउथ। उसमें नॉर्थ से 30 डिग्री एंगल ऊपर एरोप्लेन चल रहा है। तो इस हिसाब से वेलोसिटी ऑफ दैट एरोप्लेन क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ द प्लेन दिया नहीं है शायद कुछ। फिलहाल v मान लें अगर, तो ये v cos 30 यानी √3/2 नॉर्थ डायरेक्शन उसका कंपोनेंट जो कि y एक्सिस है, और sin 30 कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा विच इज k कैप। ये वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। सर आई के अलग लेने पड़ेंगे सर, वो क्वेश्चन में दिए है ना क्या किसको लेना है। अच्छा, इसमें i जो है वो नॉर्थ के अलोंग दिया है। नॉर्थ आई है, अप जे है। आपको जे लिया है। अरे यार एक मिनट को लफड़ा हो गया। तो नॉर्थ i है और ये j है, तो फिर पॉजिटिव जेड एक्सिस किधर होगी पहले तो ये भी देखना पड़ेगा आपको। ई वन तो ईस्ट की तरफ है। तो इस हिसाब से वेलोसिटी बदल जाएगी। अब ये हमारा यहाँ पर आई कैप आ जाएगा और यहाँ पर जे कैप। ठीक है ये चीज, ठीक है ना ये। और इसमें जो विंड है उसके बारे में भी कुछ करें कि विंड भी चल रही है साथ में, विंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। विंड की वजह से क्या करेंगे यार, जो पैकेट ड्रॉप होगा इसमें प्लेन से जो पैकेट ड्रॉप होगा उसमें एक कंसेप्ट ये भी होता था कि प्लेन से जब पैकेट को ड्रॉप करते हैं तो उस पैकेट की यही वेलोसिटी होगी जो प्लेन की वेलोसिटी होगी। यस सर। ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन उसमें विंड का भी तो इम्पैक्ट आएगा, विंड की वेलोसिटी भी ऐड होगी साथ में। यस सर। तो और विंड आ रही है वेस्ट डायरेक्शन से, यानी कि जेड एक्सिस पे। तो वेलोसिटी ऑफ दैट पैकेट जिसको ड्रॉप किया है वो प्लेन वाली वेलोसिटी और प्लस जो विंड की वेलोसिटी है उसके बारे में क्या रखा है, कुछ 5x है वो, और वो बनेगा k कैप। ये टोटल उस पैकेट की वेलोसिटी हुई जब वो ड्रॉप हुआ है। जब ड्रॉप किया है तो ये उसकी वेलोसिटी है, और पैकेट ड्रॉप होने के बाद अंडर ग्रेविटी गिरेगा। तो इसमें एक काम करेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट को ut प्लस हाफ at स्क्वायर कर सकते हैं। वैसे तो ये इक्वेशन 1 डायमेंशन के लिए वैलिड है, बट अगर इसको वेक्टोरियल फॉर्म में यूज करें तो ये 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के लिए भी वैलिड है। और इस हिसाब से ये पूरा इनिशियल वेलोसिटी है मल्टीप्लाइड बाय टाइम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये पूरी चीज लिखी जाएगी √3/2 v i कैप, उसमें टाइम और मल्टीप्लाई होगा अभी, इंटू टी, और यहाँ पर ग्रेविटी वाला वेक्टर होगा जो डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड का मतलब क्वेश्चन के हिसाब से माइनस जे कैप। तो हाफ g10 माइनस जे कैप, इन्हें कुल मिलाकर के ये बनेगा -5t² जे कैप। और क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया है क्योंकि पैकेट को जहां पर ड्रॉप किया है उस पॉइंट के रिलेटिवली, जैसे काइट को उसने हिट किया है उसकी पोजीशन वेक्टर गिवन है और वही इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो 400 √3 i कैप प्लस 80 जे कैप प्लस 200 k कैप।
अब इनको इक्वेट करो। हमें 5x निकालना है, वो तो सीधा सीधा 200 दिख रहा है। नहीं, सीधा सीधा नहीं दिख रहा है। नहीं सर, वो टाइम भी निकालना पड़ेगा। टाइम निकालना पड़ेगा, बाहर टी भी है, अलग अलग करके आएगा। आई कैप कोफिशिएंट कंपेयर होंगे, जे कैप तो कोफिशिएंट तीनों कंपेयर को होंगे, कंपेयर करेंगे तो तब जा करके आएगा, क्योंकि वी और टी भी नहीं पता, 3 वेरिएबल्स हैं। 3 इक्वेशन बन जाएंगी। ट्वेंटी 26 क्वेश्चन का पेपर तुम लोग के सामने होगा, फिगर ड्रॉ नहीं कर रहे, सिर्फ ये बताइएगा जो ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक है। अरे यार, स्टार्टिंग मोमेंट पर ब्लॉक सी पर एक तो ग्रेविटी की फोर्स दिखाओ, एक ब्लॉक सी K1 कांस्टेंट के स्प्रिंग से अटैच है, तो उस स्प्रिंग की फोर्स दिखा देते हैं, एफ ऑफ स्प्रिंग 1, और उसके ऊपर एक थ्रेड है, उसकी टेंशन फोर्स। और ब्लॉक सी वाले ब्लॉक से अटैच थ्रेड में अगर टेंशन टी है, तो ब्लॉक बी से अटैच वाली थ्रेड तो 2T हो जाएगा। T/2 होगा, 2T नहीं होगा। Yes. तो ध्यान से देखो, ब्लॉक सी में टी माना है हमने, ब्लॉक सी वाली थ्रेड में टी है, तो ब्लॉक बी वाले में T/2 दिखाओ। नहीं, 2T, सॉरी 2T होगा 2T सर। होगा। 2T बिल्कुल सही है। और ब्लॉक बी वाले स्प्रिंग में एक फोर्स Fs2 मान लेते हैं, और प्लस ब्लॉक बी का वेट 2 mg। ब्लॉक ए में ग्रेविटी की फोर्स और स्प्रिंग वाली फोर्स जो कि Fs2 होगी। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये सब इक्विलिब्रियम पर है। तो जब ये सारे ही इक्विलिब्रियम पर होंगे तो कुछ इक्वेशंस बनेंगी, वो बनेंगी Fs1 प्लस mg बराबर T, बी के इक्विलिब्रियम के लिए T बराबर Fs2 प्लस 2 mg, सर 2T बराबर होगा। दिख नहीं रहेगा। ए वाले के लिए Fs2 इक्वल टू 2 mg, थर्ड इक्वेशन। क्या इनसे देखेंगे सब Fs1 Fs2 निकाले जा सकते हैं क्या इसके थ्रू? मेरे ख्याल से निकाले जा सकते हैं। Fs2 2 mg हो जाएगा, 2 mg प्लस 2 mg 4 mg, यानी कि 2T बराबर 4 mg, टेंशन 2 mg, 2 mg इधर, mg इधर। Fs1 mg और Fs1 mg है, Fs2 is 2 mg। उसके बाद स्ट्रिंग अबव बी कट की गई है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ब्लॉक सी का पूछ रहे, जब बी के ऊपर वाली स्ट्रिंग को कट करेंगे। इसमें एक रूल ये भी होता है कि स्प्रिंग फोर्सेस अब्रप्टली चेंज नहीं करते, यस सर। सडनली नहीं बदलते। और अगर बी के ऊपर वाली टेंशन बस हो सकती नहीं, तो बी के ऊपर वाली स्ट्रिंग कट करेंगे तो इन फ्री बॉडी डायग्राम्स में से ऐसी कौन कौन सी फोर्सेस है जो रिमूव हो जाएंगी? टेंशन वाली सर। टेंशन किसकी टेंशन वाली? बी के ऊपर वाली, मतलब बी के बी ऊपर के के स्ट्रिंग को ऊपर जो है। कट, ये चीज गायब हो जाएगी। और सिर्फ यही गायब नहीं होगी, सी ब्लॉक वाला सी भी के गायब। ऊपर वाला वाली भी भी गायब हो पड़ जाएगा। जाएगी। ब्लॉक सी के ऊपर, बिकॉज इस टेंशन, ये इसी टेंशन की हाफ वैल्यू यहाँ पर आ रही है, यस सर। तो अगर इसको कट करके जीरो कर रहे हैं तो ये भी जीरो हो रहा है। और तब ब्लॉक सी के ऊपर टोटल फोर्स लिखेंगे Fs1 प्लस mg। ये टेंशन हट जाने के बाद, इसके हटने के बाद टोटल फोर्स Fs1 प्लस mg जो कि 2 mg।
और 2 mg डिवाइडेड बाय इसका मास, यानी इसकी 2g एक्सेलरेशन आएगी 20। देख लीजिए आंसर। चलो ये हो गए। इसमें बताओ कौन से है? इसमें कोई है एडवांस पेपर पे? नहीं। सर क्वेश्चन 4th। मैं एक बता रहा हूँ, मतलब जितने लोग अभी, कुछ ही लोग जो बोल रहे हो ना, अभी तुम्हें इसका रिस्पॉन्स दिखेगा। ये सारी आप लोग की जो ये सोच के बैठ रहे हो कि नहीं, सर 8। रेट वाला बदतमीजी आप लोग करने स्टार्ट कर देते हो ना, मतलब सिलेबस होने के बाद तुम लोग की जो बदतमीजियां स्टार्ट होती है। होगा एक भी क्वेश्चन भी इसमें से? So question 5. थर्ड। सर 4। सर 3। सर 8 लिख लिया। 8 3 5 4 हो गए। सर 16। सर 11। सर ये 17th में तो हम लोग को डायग्राम ही अजीब सा मिल गया था। एक क्लासरूम में अलग, दूसरे क्लासरूम में अलग का डायग्राम। हाँ सर, हम लोग की क्लास में दोनों डायग्राम एक ही में अजीब लगा सा दी। था, मतलब दूसरी क्लास से लगता है। सर वो उसमें दोनों स्प्रिंग ऊपर वाले ही पे लगा दी थी। नहीं नहीं, एक्चुअल में एक ऊपर के ब्लॉक पे लगी थी, एक नीचे के ब्लॉक पे लगी थी। हाँ सर, वो हम लोग को मिला तो उसमें ऊपर ही वाले पे दोनों लगा दी। वो पहले तो 500 लिख दिया था उन्होंने। हाँ सर। ठीक है। ये गारंटेड बोल रहे हैं, जितने शांत बैठे हैं ना, और या फिर अपने तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आज लिखवा लो, सब रिजल्ट खराब करोगे अपने तुम लोग। भले माइनस में नंबर आए हों, तुम लोग को बस ये लग रहा है कि कौन हमको पकड़ पाएगा, ऑनलाइन में बैठे हैं, कौन देख रहा है हमें। तो सिंपल व्यू में देखा जाए तो सिंपल व्यू इसका ये है, यहाँ पर सिलेंडर रखा गया और इनिशियली सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट सिलेंडर एज के ऊपर है। कुछ टाइम के बाद
कुछ टाइम के बाद जब ये रोटेट कर रहा होगा तो ये थोड़ा सा टिल्टेड कंडीशन में होगा और सेंटर ऑफ मास सम एंगल थीटा से वर्टिकली से रोटेट कर चुका होगा। तो इसको एक तरीके से फिक्स एक्सिस रोटेशन मान सकते हैं एट दिस एज। यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन मान सकते हैं कि पूरा सिलेंडर इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, काइंड ऑफ फिक्स एक्सिस रोटेशन। आईसीआर वाला। आईसीआर क्यों, एक्चुअल एक्सिस है भाई इसमें, तो आईसीआर तो हाइपोथेटिकल होता है, ये तो रियल में एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आईसीआर का कंसेप्ट तो रोलिंग मोशन में आता है, कंबाइंड मोशन में आता है। यहाँ कौन सी रोलिंग हो रही है? रोलिंग में था वो। तो रोलिंग कहाँ हो रही है, रोटेशन हो रहा है। तो अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिनली आर डिस्टेंस पे था एंड देन ये डिस्टेंस आर हो गया, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकली आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का डिस्टेंस है। यस सर। mg से मल्टीप्लाई करेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक आई अबाउट द एक्सिस। आई अबाउट दिस एक्सिस। सिलेंडर के केस में ये 3/2 mr स्क्वायर होगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा आएगा इसके थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन से। सेंटर ऑफ मास इज गोइंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। जब सिलेंडर रोटेट कर रहा होगा तो सेंटर ऑफ मास इज मूविंग ऑन अ सर्कल। यस सर। Summation of all forces should be mass multiplied by acceleration of center of mass. Center of mass एक circular path पे है, it will have some centripetal acceleration. और at this point normal force outward and force of gravity downward, mg downward. बट क्योंकि कांटेक्ट लीव करने की कंडीशन में नॉर्मल वैल्यू 0 हो जाएगी, नॉर्मल जीरो हो जाए, तो ग्रेविटी mg जो लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स mg, उसका कंपोनेंट टुवर्ड्स एक्सिस, mg का कंपोनेंट टुवर्ड्स एक्सिस mg cos थीटा एंड दैट इज सेंट्रिपेटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा यहाँ निकाल चुके हैं, देखिए थीटा कितना आता है। साफ 3/7 दिख रहा है कुछ, और इनवर्स 3/7। जो भी आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में, क्वेश्चन 4 में initial velocity v naught tangent to the horizontal rim. So initial velocity v naught tangent to the horizontal rim. एंड कहीं बाद में जा करके कुछ वेलोसिटी हुई है इसकी, वो देखेंगे बाद में। throughout the motion of particle,
फोर्सेस जो लगेंगी वो नॉर्मल की फोर्स लगेगी और ग्रेविटी की फोर्स। फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पर। यस सर। ग्रेविटी की जो फोर्स होगी उसका डायरेक्शन वर्टिकल बनेगा। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी वो पैरेलल टू एक्सिस होगी और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हेमीस्फीयर की सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा, वो इंटरसेक्ट करेगा एक्सिस को। टॉर्क वाले लेक्चर में, टॉर्क के लेक्चर में ये बताया गया था कि अगर फोर्स एक्सिस के पैरेलल या उसको इंटरसेक्ट कर जाए, दोनों ही कंडीशंस में टॉर्क जीरो आएगी। टॉर्क अबाउट द एक्सिस जीरो यस सर। एंड देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस विल रिमेन कंजर्व। इनिशियल मोमेंट का एंगुलर मोमेंटम एम वी नॉट एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस आर हो जाएगा पूरा। रेडियस। और बी पॉइंट पर क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें तो मास जिस बी पॉइंट की बात कर रहे हैं वो इस लाइन से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है और उसमें भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रही है। तो उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा होगी और वर्टिकल वेलोसिटी v sin थीटा। और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो एक्सिस को क्रॉस करेगी। एंगुलर मोमेंटम इन प्रिंसिपल डिफाइन किया गया है क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू, r क्रॉस m इंटू v से। यस तो ये ऑब्वियस है कि ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। यानी जो एंगुलर मोमेंटम v cos थीटा की वजह से आएगा वो परपेंडिकुलर टू v cos थीटा, और सिमिलरली जो एंगुलर मोमेंटम v sin थीटा की वजह से होगा वो इस v sin थीटा के परपेंडिकुलर है। बट v sin थीटा और एक्सिस पैरेलल है। एंगुलर मोमेंटम बाय v sin थीटा is perpendicular to v sin theta and also perpendicular to axis. So v sin theta की वजह से इस एक्सिस के अलोंग कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगी। नहीं है। यस तो जो भी एंगुलर मोमेंटम आएगा वो v cos थीटा की वजह से आएगा। तो mr मल्टीप्लाइड बाय v cos थीटा, ये होगा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और क्योंकि ये स्मूथ सरफेस पर है, एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी लगाएंगे। भी एनर्जी कंजर्व करा कंजर्व करा। सकते हैं। इनिशियल एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस mgh, क्योंकि h हाइट ऊपर है वो, और बाद वाली एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन। इसमें एक और लफड़ा होगा अभी। सर वो स्मॉल आर को निकालना पड़ेगा। Small r को H Yes, और sir. R अब ये आर एक्चुअली निकालना पड़ेगा हमें। स्मॉल आर जो है, आर स्मॉल आर उससे निकलेगा पाइथागोरस से वगैरह कुछ करके, सर क्योंकि वो रेडियस जैसे बना दिया था एक और एच। तो ये डिस्टेंस कैपिटल आर होगा, टोटल रेडियस। यस सर। इधर वाली हाइट एच है, ये यस आर सर, नॉट है। इसी का यूज किया था। तो ये डिस्टेंस मतलब जिसको हम आर परपेंडिकुलर कहते हैं, वो ये डिस्टेंस पाइथागोरस से आएगी। स्मॉल एम को जे इम्पल्स दे रहे हैं इसमें। इधर जे इम्पल्स देंगे तो एक जर्क भी आएगी, मतलब टेंशन फोर्स भी आएगी। इधर इम्पल्स ऑफ जे
तो इधर टेंशन की इम्पल्स आएगी, इम्पल्स बाय टेंशन को आई लिख रहे हैं, आई मीन्स इम्पल्स बाय द टेंशन फोर्स, और इधर भी इम्पल्स बाय टेंशन आएगी। और अगर इम्पल्स के बाद इस m की वेलोसिटी को v मान लें तो इधर भी v वेलोसिटी आएगी और इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। टोटल इम्पल्स ऑन दिस ब्लॉक इज j माइनस आई, is change in momentum mv, and total impulse for this block is I, change in momentum 2 mv. ऑब्वियसली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू j/3 एंड I की वैल्यू 2mj/3। पहला वाला ऑप्शन सही है। नेट इम्पल्स ऑन स्मॉल m, नेट इम्पल्स यही है, j माइनस आई इज द नेट इम्पल्स, जो कि mv mj/3। नहीं सॉरी, ये कुछ गड़बड़ है, j/3m आएगा ये। यस सर, एम भी आ रहा है। यहाँ इसमें m नहीं आएगा, तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी, वो j/3 लिखा है, m नहीं है उसमें, बट बी वाला हो जाएगा क्योंकि नेट इम्पल्स mv j/3 है। बी वाला ऑप्शन सही है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स विल मूव डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए 2m इंटू वी, m1 v1 एंड प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। पॉजिटिव आएगा ये, विच मीन्स कि सेंटर ऑफ मास अपवर्ड मूव करेगा, ऊपर जाए। अपवर्ड मूव कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक्स विल मूव अपवर्ड। हाँ, तो दो ऑप्शन हो गए। यहाँ भी 2m मास है, यहाँ भी 2m मास है, बीच में स्प्रिंग है। जब वो मैन v वेलोसिटी से जंप करेगा, जिसका मास है ना, वो v वेलोसिटी से जंप किया, बट ये v रिलेटिव है, बॉक्स के रिलेटिव है, उसको तो कंसिडर ये करना 2m, पड़ेगा। इसे 2m की कुछ वेलोसिटी यहाँ पर आएगी, इसको v डैश मान लेते हैं, रिकॉइल वाला कंसेप्ट। तो ये v एक्चुअल में रिलेटिव दिया गया है, एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है। तो पहले तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन, उसको v m मान लेते हैं, और ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ब्लॉक के रिलेटिव, मैन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी ब्लॉक के रिलेटिव, यानी कि vm प्लस v डैश गिवन एज v। यहाँ से मैन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी आएगी कैपिटल V माइनस v डैश। मैन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालने के बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, 2m v डैश, और मैन का मोमेंटम अपोजिट साइड पर माइनस m इंटू उसकी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम 0। v डैश हो जाएगा v/3। v/3। अब क्योंकि ये 2m इधर जाएगा, ये वाला 2m मूव कर नहीं सकता है, वॉल लगी हुई है दीवार की वजह से, तो सिर्फ ये मास चलेगा, और मैक्सिमम कंप्रेशन तब आएगी जब इस मास की काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में चली जाए। सो हाफ 2m और v डैश का स्क्वायर यानी कि v/3 इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर।
इससे पता चलेगा कि ए वाला ऑप्शन सही है कि गलत है। सही है सर। सही है सर। ठीक है, बी वाले ऑप्शन के लिए मैन जो जंप कर रहा है वो एच हाइट से जंप कर रहा है, तो उसके बाद मैन का एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, यस सर। उसमें उसकी रेंज निकालनी है, रेंज ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल। तो रेंज इज द हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, बट मैन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी देखेंगे। मैन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी v माइनस वी डैश 2v/3। 2v/3, तो 2v/3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और h डिस्टेंस से जब गिरेंगे, h डिस्टेंस से गिरेंगे तो h बराबर हाफ हाफ gt, 80 स्क्वायर। हाँ GT। h बराबर हाफ gt स्क्वायर, टाइम विल बी रूट ऑफ 2h/g। पे जी। अब इससे देखते हैं बी ऑप्शन सही है कि गलत है। गलत ही है। गलत है। सी ब्लॉक, सी ऑप्शन, राइट ब्लॉक लूजेस कॉन्टेक्ट विद द वॉल व्हेन द elongation in spring is maximum। राइट ब्लॉक लूजेस कॉन्टेक्ट विद द वॉल व्हेन द elongation in the spring is maximum। गलत है, सरासर गलत है। सर जब हल्का सा भी elongate करेगा कॉन्टेक्ट छोड़ देगा वो। यस स्प्रिंग में थोड़ा सा भी elongation आएगा तो ये स्प्रिंग इस 2m को पुल करेगी। यस सर, उधर चला जाएगा लेफ्ट साइड पे। मैक्सिमम नहीं चाहिए, elongation चाहिए वो थोड़ा सा भी। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू ब्लॉक्स आफ्टर 2m लूजेस कॉन्टेक्ट। पहले तो ये 2m वाला ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और ऑसिलेशन होगी, 2m अंदर कंप्रेस करेगा फिर वापस लौट जाएगा। और एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से जिस वेलोसिटी से चलना चालू किया था उसी वेलोसिटी से वापस भी आएगा, यानी कि v/3 से। और जैसे ही स्प्रिंग हल्की सी इलोंगेट होगी ये कांटेक्ट लूज कर देगा, और उस समय ये जीरो वेलोसिटी पर है। सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। निकालोगे v/6 आ जाए। v/6 ही आ रहा है। यस सर। सेवेंटीन पे छोड़ दे रहे हैं। और 17 का फिगर अभी मेरे पास नहीं है तो इसको नहीं बता पाएंगे। सिक्सटीन वाले में ये L0 है मास, उसकी वेलोसिटी v0 परपेंडिकुलर दी गई है। तो ये मास स्प्रिंग के अराउंड रिवॉल्व करेगा, और रिवॉल्व होने के साथ साथ एलोंगेट भी करेगा। मतलब रिवॉल्यूशन के टाइम ये लेंथ वेरिएबल हो जाएगी, तो ये काइंड ऑफ इलिप्टिकल मोशन होगा ये। और इस तरीके का इलिप्टिकल टाइप बनेगी, और मैक्सिमम एलोंगेशन वहां पर होगा L0 प्लस अगर x मान लेते हैं, और मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम वेलोसिटी फिर से परपेंडिकुलर रहेगी।
ये सही है कि नहीं है? मैक्सिमम एलोंगेशन पर वेलोसिटी स्प्रिंग के परपेंडिकुलर। यस सर। यस यस थ्रू आउट द मोशन, किसी भी मोमेंट पे चेक कर ले, थ्रू आउट द मोशन फोर्स ऑन पार्टिकल विल बी बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग Fs, इवन एट दिस पॉइंट फोर्स विल बी बाय द स्प्रिंग Fs। तो ये अगर पॉइंट O माने तो थ्रू आउट मोशन पॉइंट O के अबाउट टॉर्क नहीं आएगी कोई। सेंट्रल फोर्स एग्जांपल है ये। जब भी फोर्स लगेगा वो पॉइंट O से जाएगा, टॉर्क अबाउट O होगा नहीं। एंगुलर मोमेंटम अबाउट O कंजर्व, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम mv नॉट मल्टीप्लाइड बाय L नॉट एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम mv इंटू L नॉट प्लस एलोंगेशन। फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर है, एनर्जी भी कंजर्व है और हॉरिजॉन्टल सरफेस भी है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv नॉट स्क्वायर इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस एनर्जी इन द स्प्रिंग हाफ kx स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन। आगे प्रोसीड करेंगे इसको। इलेवेंथ, ए v1 से इधर जा रहा है, बी वाला v2 से इधर जा रहा है। दोनों रिलेटिव दिए गए क्वेश्चन में। और प्लैंक ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस इन अ सर्टेन टाइम, यानी एक तरीके से प्लैंक की वेलोसिटी गिवन है। पूरा सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था। क्लास 11th के फिर एक सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर को देखोगे तो इसके अंदर ये कहा जाता था इस टाइप की प्रॉब्लम्स में कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 गिवन बाय m1s1 प्लस m2s2 हाँ प्लस m3s3 अपॉन टोटल मास, वो 0 के बराबर करते थे क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। यस सर ये पूरा प्लैंक आ गया। तो बेसिकली ये कर देते हैं, m1 इज दिस ए 40 किलोग्राम, 40 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट, बट वीपी रिलेटिव है यानी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 प्लस वीपी होगी। और इनटू टाइम m1s1 m2s2 40, पहली बात तो s2 नेगेटिव साइड है और एब्सोल्यूट वेलोसिटी अगेन v2 रिलेटिव है, एब्सोल्यूट v2 माइनस वीपी इंटू टी m1s1 प्लस m2s2 प्लस m3s3 20 किलोग्राम, 20 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट वो 20 मीटर एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसमें टाइम भी गिवन है 5 सेकंड का और वीपी निकल सकता है। वीपी निकालने के लिए दे रखा है कि प्लैंक ट्रेवल्स 20 मीटर 5 सेकंड में। तो वीपी की वैल्यू 4 हो गई, टाइम गिवन है 5, वीपी 4 टाइम 5। अब v1 v2 के हिसाब से एक v1 v2 का रिलेशन आएगा और ऑप्शंस को पुट करके देखते हैं कि कौन सा रिलेशन मतलब कौन सी वैल्यूज इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। बेसिकली v1 v2 की इक्वेशन बन जाएगी
उस इक्वेशन में कौन कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं वो देख लेंगे। सारे करें। अरे कर देते हैं। तो सारे ही आंसर है। 17 बाद में बताएंगे क्योंकि फिगर नहीं क्वेश्चन का मैंने। इसमें V1 माइनस VP नहीं होना चाहिए था। नहीं, राइट नहीं, साइड डिस्कस किया ना। तो रिलेटिव नहीं निकालना है, एब्सोल्यूट निकाल रहे हो। यस सर ठीक। जब दो एब्सोल्यूट का रिलेटिव निकालते हैं तो माइनस करते हो, उल्टा चल रहा है। यस रिलेटिव सर, दिया, यहाँ तो एब्सोल्यूट निकाल ऐड के हो प्लस। जाएगा। यस सर। क्वेश्चन तो खैर और भी डाउट वाले होंगे, बाकी तुम लोग की मर्जी है भाई। और यही मिस्टेक स्टार्ट कर देते हैं आप लोग बिल्कुल, जब आखिरी टाइम आ रहा होता है तो बिल्कुल तब जो कह रहे हैं ना कि हम लोग थक जाते हैं। ये गलत है वैसे। हम पहले भी तुमसे कह चुके हैं कि रिजल्ट जो होता है, किसी का भी रिजल्ट, याद करें अगर बहुत पहले भी, सारा रिजल्ट बनने और बिगड़ने का गेम होता है आखिरी के 3 महीने। अगर आपको याद हो तो ये बात कई बार बोल चुका हूँ मैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन। मैंने कई बार ये कही थी कि सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पर रिजल्ट नहीं डिसाइड होती कभी। कई सारे लोग जो हैं वो टायर्ड हो चुके हैं 2 साल पढ़ पढ़ के, और जब रेस की आखिरी रेस में बिल्कुल लास्ट मोमेंट आ रहा है, जब स्पीड बढ़ाने का टाइम है, तो हम कह रहे हैं कि हम लोग डाउन हो रहे हैं। बात इसकी नहीं है 6 घंटे ऑनलाइन या ऑफलाइन। इस टाइम तो वैसे भी हमें, इस टाइम जब घर पे बैठे हो तो इस टाइम तो वैसे भी डेली का शेड्यूल कम से कम 12 घंटे के आसपास करें। 10 से 12 घंटे डेली का शेड्यूल रहे। ये तपस्या करनी पड़ती। तपस्या का मतलब समझिए, पुराने जमाने में साधु संत तपस्या करते थे। और रिग्रेट होगा आफ्टर फर्स्ट जेई मेन। तब ये रिग्रेट होगा कि हमारे अंदर पूरी कैपेबिलिटी थी, लेकिन हमने अपने आखिरी के 2 महीने 3 महीने बर्बाद किए। और फालतू की एक्सक्यूजेस की वजह से, ठंड ज्यादा लग रही थी, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप हो जाओ रिलैक्स। भैया आप रिलैक्स हो जाइए। दूसरा बच्चा जो है वो इस समय स्पीड पकड़ रहे हैं। कई बच्चे इस टाइम स्पीड पकड़ते हैं, और हम गलत फहमी में रह जाएंगे कि हमारा रिजल्ट आने वाला है, हमारे परसेंटाइल आने वाले हैं। बुरी बहुत गलत फहमी में रह जाएंगे। आप लोग है क्या बेसिकली कि एक छोटे से शहर में कुछ गिने चुने बच्चों को देख रहे हो, और वो सब एक जैसे ही है। मतलब एक्चुअली सिटी का पूरे सिटी का एटमॉस्फेयर एक जैसा है। भाई हमारा कंपैरिजन या हमारा अनस 14th क्वेश्चन कौन से पेपर का बोल रहे हो? मैसेज देख लिया तुम्हारा। 14th किस पेपर का है? तुमने ये नहीं लिखा एडवांस मेंस किसका है, बता रहे हैं।
सर वो 14 का शायद आंसर गलत है, वो मार्क किया हुआ था, उसका 3 मीटर आ रहा था और 8 मीटर किया हुआ है वहाँ पे। बता रहे हैं कि पहले ये बात सुनिए, मैं फिर कह रहा हूँ ये बहुत गलत तरीका है कि जब लास्ट मोमेंट आ रहा होता है तो हम लोग स्लो हो जाते हैं। कभी जो एथलीट्स होते हैं उनकी रेस देखा करिए। एथलीट्स की रेस में आपको हमेशा पता होगा जितने विनर्स हैं वो स्टार्टिंग की लैप्स में ज्यादा आगे भागते हैं या फिर लास्ट वाले में ज्यादा आगे भागते हैं, किसी से भी पूछ लीजिएगा। भाई ये टाइम होता है वीकनेस को इम्प्रूव करने का। वीकनेस का पता चलता है टेस्ट के थ्रू। हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो नंबर नहीं आ रहे तो हम टेस्ट ही छोड़ दे रहे। मतलब क्या बेवकूफ़ी है भाई। मतलब इलाज नहीं हो रहा, बीमारी है और हम दवा ही छोड़ दे रहे। वाह। तो जिस मेडिसिन से इलाज होना था वो मेडिसिन ही छोड़ दो, बताओ टेस्ट देंगे ही नहीं। सर मेरा भी इसका 3 आ रहा था। बता रहे इसमें ये कह रहे हैं ना कि यहाँ से प्रोजेक्टाइल इसमें से गया कुछ और ये L+1 है, 1 मीटर ऊपर जा करके प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटल हो जाता है। लिखा है क्वेश्चन में कि B इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी, और फिर वहां से जा करके ये एक बास्केट में गिर जाता है ऐसे करके। तो जो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, तो ये अगर हाईएस्ट पॉइंट है तो इसका मतलब ये जो 1 मीटर है ये मैक्सिमम हाइट एक तरीके से हो जाएगी, बिकॉज 1 मीटर ही ऊपर गया, तो 1 मीटर को हम लिख देंगे मैक्सिमम हाइट। तो अगर u वेलोसिटी से फेंका होगा तो u² sin² θ/2g, और ये इस हिसाब से u²/4g बनेगा एक इक्वेशन। 1 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट। और देन इससे u आएगा, और फिर ये जो डिस्टेंस है जहां से स्टार्ट किया उससे ये पूरा डिस्टेंस हमारा 3 × d। तो ये 3d जो है एक तरीके की हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। तो u का हॉरिजेंटल कंपोनेंट इनटू टाइम, और टाइम निकालने के लिए अच्छा ये डिस्टेंस d भी दिया हुआ है, देख रहे हैं। तो ये d एक तरीके से अगर हम यहाँ से यहाँ तक का प्रोजेक्टाइल कंसिडर करें फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो इसको हम हाफ ऑफ रेंज बोल सकते रेंज हैं। का आधा है। तो ये u²/2g आएगा रेंज वाले फॉर्मूले से। रेंज का आधा है, हाफ ऑफ रेंज है, और u²/4g हमें पता है। तो u²/4g अगर 1 है तो u²/2g ये 2 हो जाएगा। भाई ये वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू ये डबल है, 2 हो गया, यानी एक तरीके से d मिल गया हमें। तो कुल मिलाकर के ये 6 हो गया। 6 बराबर u/√2 × t, ये एक इक्वेशन। और u पता है, यहाँ से u भी पता है कि u 4 × g 40 का स्क्वायर रूट है, u इज √40। तो u भी पता है, t भी पता है। u और t दोनों आ जाएंगे, मतलब u और t सब, u t और d सब आ गए। अब उसके बाद इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट के बीच में प्रोजेक्टाइल का हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है 3d, फ्रॉम दिस टू दिस हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट।
हॉरिजेंटल कंपोनेंट लिखेंगे u/√2 इंटू टी। हॉरिजेंटल मोशन, सॉरी हॉरिजेंटल नहीं, वर्टिकल के लिए, वर्टिकल ए से पॉइंट सी तक वर्टिकल मोशन देखें तो वर्टिकली एल डिस्टेंस हुआ, L डाउनवर्ड माइनस एल डाउनवर्ड है, वर्टिकल वेलोसिटी u/√2 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। u और t कैलकुलेट कर चुके हो गए यहाँ से, बताएं जरा क्या आ रहा है आंसर। सर 3R। अच्छा, और दिया क्या था इसमें? तो 3 8 दिया वो 8। 8 8 दिया है। आंसर में 8 था। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? बाकी देखो जो भी है वर्किंग सामने है, अगर कैलकुलेशन सही है तो D3 करवा देते हैं इसमें, नहीं एल है, एल सर। अनस हो गए कि और भी थे कोई? यही था ना तुम्हारा 14? चलो ठीक। सुधर जाओ बच्चा, बता रहे, वरना पछतावे के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। और पछतावा फिर ये होता है कि हमारी 2 साल 17 के लिखे क्या चीज? डाउट्स में 16 और 17 थे। 16 बताया तो अभी, हाँ यस सर 17। 17 इसलिए नहीं बता रहे, फिगर नहीं है उसका मेरे पास, तो भी फिगर देख करके तब बता देंगे, कल वाली क्लास में बता देंगे। ओके सर। बाकी जो आप लोग कह रहे हो कि मेंस इज डिफिकल्ट देन एडवांस, हमें ऐसा लगा तो नहीं, कहीं सच बताओ। इंटीजर टाइप में 2-4 क्वेश्चन मान सकते हैं, लेकिन जो सिंगल करेक्ट है दिस क्वेश्चन। सर बट मतलब क्वेश्चन का लेंदी लेवल था सर काफी। टाइम और वो क्वेश्चन की क्वांटिटी बना देती है टफ उसको। ये सर लेंदी बहुत था। अब वो तो लेंदी हमारे ऊपर है ना कि हमने सोच किस तरीके से दी है। मान लेता हूँ लेंदी है, ठीक है, तो इन टेस्ट सीरीज का पर्पस भी तो दूसरा है। टेस्ट सीरीज का पर्पस, जो ये पार्ट टेस्ट होते हैं, इनका पर्पस होता है आपको कंसेप्ट याद दिलवाने। जो फुल टेस्ट होते हैं वो थोड़े से एक्चुअल लेवल पर रखे जाते हैं। सर ये इसमें मतलब मोस्टली लेवल पे ही था ना सर, मतलब नहीं, अगर हम लेवल की बात करोगे तो लेवल ऐसे बताया नहीं जा सकता, क्योंकि एक्चुअल पेपर में खाली मैकेनिक्स थोड़ी आएगी। जी सर। लेवल तो कैसे जज सारे करोगे? चैप्टर भी हैं। अगर जेई वालों को भी खाली मैकेनिक्स के ऊपर पेपर बनाना होगा तो कुछ क्वेश्चन तो वो भी टफ डालेंगे। तो लेवल कंपेयर तब होता है जब फुल टेस्ट होता है, क्योंकि फुल टेस्ट में क्वेश्चन चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब जब आप 5 ही चैप्टर का पेपर बनाओगे तो 5 चैप्टर में क्या क्या डाल दें इसमें, तो कोई भी पार्ट टेस्ट, कहीं भी पार्ट टेस्ट दोगे टफ लगेगा। सर कल जीपीएस में क्या कर रहा है? थर्मो के एडवांस क्वेश्चन थोड़े से, क्योंकि उसमें आ रहा पार्ट टेस्ट 2 में है भी वो। हाँ Yes, सर sir. थर्मो का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी के चैप्टर अपने आप संभालो। वेव, ऑसिलेशन, फ्लूइड, ये सब अपने आप संभालिए। सर अब थर्मो हो जाएगी तो उसके बाद बचेगा क्या सर? मेजर मेजर नहीं, ऑप्टिक्स बचेगी, लेंस, मिरर और लेंस। सर फिर सब खत्म हो जाएगा फिजिक्स में। नहीं पता, वो छोटे छोटे मीन्स वाले टेलीस्कोप ये उसमें तो खाली पीवाईक्यू लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, उसी से हो जाता है वो। मतलब एनसीईआरटी से ही हो जाता है खाली, जो बच्चा वो पोर्शन है वो सिर्फ एनसीईआरटी लगानी और एनसीईआरटी में सर कम्युनिकेशन वाले चैप्टर नहीं है है। है क्या बोला? बट इस बार सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया उसको।
अच्छा ये सर हाँ ये सिलेबस से हटाया गया है, बुक में है, जेई से नहीं हटाते। हाँ सर जेई से तो कुछ नहीं आता है। और बात मान जाओ, इसी साल निकाल लो, फिर बोलना है। अगले साल के चक्कर में अगर किसी ने भी पढ़े तो अगले साल बर्बादी होगी, क्योंकि अगले साल जेई एडवांस में बहुत सारा सिलेबस अपडेट हुआ है। और जिनको आज आप जेई मेन वाले टॉपिक कह रहे हो, ये सब जेई एडवांस में चले गए। तो सोच सकते हो कि पेपर जो है वो कितना गंदा आएगा। सेफेस्ट साइड है, पहले अटेम्प्ट में बढ़िया परसेंटाइल लाया जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, और दूसरा फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी परसेंटाइल लाने का फायदा, एडवांस के लिए प्रॉपर टाइम, मेंटल प्रिपरेशन अच्छी होती है, मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, किसी तरीके का प्रेशर नहीं होता हमारे ऊपर। पहली शिफ्ट खराब जाएगी तो हमेशा इस बात का प्रेशर रहेगा कि अगली बार पता नहीं कैसा होगा मेरा। और अभी शायद तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि रियल एग्जाम तो दे नहीं रहे हो अभी कोई एक्चुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया नहीं है ना तुम लोगों ने, कोई कोचिंग वोचिंग के पेपर चल रहे हैं। एक बार फेलियर आता है ना, जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार फेलियर आ जाए, फिर देखो कैसे कैसे परफॉर्मेंस गिरती है। कैसे तुम्हारे कंसेप्ट की, कैसे तुम्हारे नॉलेज की और कॉन्फिडेंस की सब धज्जियां उड़ेंगी ना। और मानो चाहे ना मानो, बहुत से तुम्हारे ही बैच में ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग जिनको हम साइलेंट परफॉर्मर्स बोलते हैं। अभी देखते जाइए, एग्जाम आने दीजिए, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तुम लोगों से, जिनके बारे में उम्मीद भी नहीं करोगे, और कहो तुम उनकी परसेंटाइल तुमसे ऊपर आ जाए। तो भैया कुल मिला के पॉइंट ये है कि रिलैक्सेशन का टाइम नहीं है तुम लोग के लिए। ये मत सोचो कि रिलैक्सेशन का पीरियड मिला। और इस टाइम तो आपको 10 घंटे 12 घंटे कुल मिला करके आपके पास सिर्फ 2 काम इस टाइम के लिए, पढ़ाई 6 से 7 घंटे सोना, खाना पीना, और 1 आध घंटे की आउटर एक्टिविटीज, बस। और कोई काम नहीं है। पेपर पे कैलकुलेट करते रह जाओ कि 45 दिन बचे हैं, 50 दिन बचे हैं, जिस दिन पर निकल जाएंगे समझ नहीं आएगा। पीछे मुड़ करके देखो, आप पीछे मुड़ करके देखो, एक वो भी समय था जब टर्म 1 का एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे, टर्म 1 हो भी गया, खत्म भी हो गया, खत्म हुए भी 10 दिन बीत गए। सिचुएशन जहाँ थी वही की वही बनी हुई है। अभी तुम लोगों ने एक्चुअली मेंस का पेपर रियल में देखा नहीं है कि कितना प्रॉब्लमेटिक पेपर आता है। सेलेक्टिव स्टडी पहली बात सबसे खतरनाक है। मेंस के पेपर में सेलेक्टिव स्टडी नहीं की जा सकती है अगर हमारा टारगेट 95 परसेंटाइल 96 परसेंटाइल का है, तो 97 तक का है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर 99 ब्रैकेट टच करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। बहुत मेहनत का मतलब ऑलमोस्ट तीनों सब्जेक्ट में परफेक्शन। मिनिमम स्कोर 250 आए, कम से कम 250 से ऊपर जाओ, तब जाके कहीं उम्मीद की जा सकती है कि हाँ हम 99 क्लब में शामिल हैं। चलिए बाकी कल आइए, कल बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है। थैंक यू सर। Recording Thank you, stopped. sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.